हेलो एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस 2.5 महीने में मैं आपको यहाँ पे पूरा करवा दूंगा, राइट। आपका बस एक ही काम है, नोटबुक और पेन लेके मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आउटपुट आएगा। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको पूरा समझा दूँ कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम पार्ट 1 बुक जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 का जो कौन से चैप्टर पहले करने वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले पार्ट 1 का आप देख लो कि इसमें जो 6 चैप्टर्स हैं ये सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले आपका रिलेशन फंक्शन, उसके बाद आपका आईटीएफ, देन मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सभी चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। आपका काम है नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट चैप्टर, तो 1 और 2 को हम फंक्शन की कैटेगरी में अगर ले आए तो आपको ये पता होना चाहिए इनका वेटेज फाइनल एग्जाम में कितना रहता है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये दोनों चैप्टर्स का जो वेटेज है फाइनल में 8 मार्क्स का रहेगा। जी बिल्कुल, एक नहीं, दोनों चैप्टर, ये रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ, ये 8 मार्क्स के आपको आएंगे फाइनल में। तो हमें बस ये सोचना है ये दोनों अगर 8 मार्क्स के आ रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अभी मेन मकसद, जो मेन टारगेट यही है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर पर कर पाए अपने सब्जेक्ट में। तो यहां पर मैं आपको लास्ट ईयर का बता दूं कि रिलेशन एंड फंक्शन में एक एमसीक्यू आया था और एक केस स्टडी क्वेश्चन आया था, यानी ये 5 मार्क्स का चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। लगभग इतना ही रहता है हमेशा। और आईटीएफ सिर्फ 3 मार्क्स का था, जिसमें एक नंबर वाला एमसीक्यू और एक 2 नंबर वाला सेक्शन बी। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी थी लास्ट ईयर वाले पेपर में। हो सकता है अभी जो आपने फाइनल एग्जाम देना है इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी हो। और ये 4 क्वेश्चन किस टाइप के थे, किस लेवल के थे, वो भी मैं आपको कराऊंगा। जैसे अभी मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं रिलेशन एंड फंक्शन, ओके। तो आज मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। यही सिलेबस में इन्वर्टिबल फंक्शन कंपोजिशन वगैरह सिलेबस में नहीं है फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो अभी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके सिखा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। और जब मैं इनके क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, यू डोंट वरी, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा यार किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितनी ही लैंग्वेज बदल के आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन की हम शुरुआत करते हैं। इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे पार्ट 1 बुक में। तो रिलेशन एंड फंक्शन अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से कॉपी पेन पकड़िए और जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी वो रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज रिलेशन? तो रिलेशन जब आपने पढ़ा था क्लास 11th में तो उससे पहले आप सेट्स पढ़ते हो, तो वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। 2 मिनट के अंदर पूरा मैं बेसिक आपको समझा देता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई ए सेट है लाइक 1 2 3 और आपके पास कोई बी सेट है लेट इट बी 4 एंड 5, तो जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो वो किस तरह से करते हो? तो आप लिखते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट। तो जो पहला सेट ए है उसके एलिमेंट्स हम लेते हैं और दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ पेयर बनाते हैं। जैसे 1 ने 4 5 के साथ बना दिया, फिर 2 ने भी 4 5 के साथ पेयर बनाना, फिर 3 ने भी 4 और 5 के साथ पेयर बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ये भी एक तरह का रिलेशन ही है, ठीक है। थ्योरेटिकल जो एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ वाली वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में देता हूं। पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन समझो रिलेशन की। तो रिलेशन की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये कहती है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। इस चैप्टर की खास बात क्या है, कोई भी क्वेश्चन आप करोगे ना, रिलेशन का करोगे या फंक्शन का करोगे, ये दो सेट के बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं है। एक पहला सेट, एक दूसरा सेट, डोमेन एंड कोडोमेन। चाहे वो 1 1 ऑन 2 का क्वेश्चन है जहां रिफ्लेक्सिव सिमेट्री कोई भी रिलेशन आप पढ़ रहे हो, पहला और दूसरा सेट है ये, जहां दोनों सेम होंगे या दोनों डिफरेंट रहते हैं। तो दोनों सेट पे ही डिपेंड कर रहा है सब कुछ। तो इसलिए इन दोनों सेट का खास ध्यान रखिएगा। तो रिलेशन को आर से लिखते हैं, फ्रॉम ए टू बी। मैथमेटिकल डेफिनेशन है,
तो दिस रिलेशन मस्ट बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कोई भी रिलेशन आप बना रहे हैं वो एक तरह से सेट ही होता है, और वो सेट हमेशा जिन पे रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है, यहां पे मैं ए टू बी डिफाइन कर रहा हूं, तो ए क्रॉस बी जो आपने किया होगा रिलेशन उसका सबसेट ही होता है। इस एग्जाम्पल में देखो, जैसे ए है बी है, तो मैंने ए क्रॉस बी कर दिया, तो मेरे पास एक सेट आ गया जिसे हम अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होंगे उन्हीं को रिलेशन कहा जाता है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, तो फिलहाल जो मेरी डेफिनेशन है इट इज 2 रेज टू पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b। अगर कल को एमसीक्यू आता है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, तो वो इतने रहेंगे। इस एग्जाम्पल के हिसाब से सोचें तो 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ ए सेट के कितने एलिमेंट्स हैं 3 हैं, और बी के कितने 2, तो आएगा 2 रेज टू पावर 6, तो कितने बनेंगे 64। अगर मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स बनाता हूं तो वो 64 सबसेट्स बनेंगे, और उन्हीं सबसेट्स को रिलेशन कहा जाता है, और उन रिलेशंस के कुछ नाम होते हैं। ठीक है, जैसे एक घर में 5 बच्चे पैदा हो गए, तो हर बच्चे का अपना नाम है, मुन्नू चुन्नू जो भी है अपने नाम उनको दिए। तो यहां पर भी जितने भी रिलेशंस यहां पे बन रहे हैं इनके अपने अपने नाम हैं। किसी को यूनिवर्सल रिलेशन कहा गया, किसी को वाइड रिलेशन कहा गया, किसी को आइडेंटिटी रिलेशन कहा गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो जो रिलेशंस आप बना रहे हो, सबसेट्स बना रहे हो, उनके बस नाम है, वो नाम याद करने। तो आपको मेनली यहां पर जो 3 रिलेशंस पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उनका डेफिनेशन एकदम टिप्स पे कर लेना, उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने। बाकी वालों पे क्वेश्चन रेयरली आते हैं, बट मैं आपको डेफिनेशन जरूर यहां पे बता दूंगा। तो आई होप आप रिलेशन का एक बेसिक आइडिया या डेफिनेशन समझ गए मैथमेटिकल की रिलेशन होता क्या है। डन। अब हम बात करते हैं एक कॉमन एग्जाम्पल की। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक सेट है n, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, देखो टाइम कम बचा हुआ है, अभी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर गए काम से। मेरी वीडियो का स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आपको लगता है सर थोड़ा स्लो करा रहे। मैं स्लो ही पढ़ाता हूँ, रीजन डिटेल में पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ, बच्चों को समझ आना चाहिए। अगर आपको लगता है स्पीड कम है, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25 कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, राइट। तो यहां पर बिल्कुल आराम से मैं पढ़ा रहा हूं। देखो अब मैंने एक n सेट ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इससे मैं एक रिलेशन डिफाइन करने वाला हूं। मैंने इसे लिखा r फ्रॉम n टू n, तो यानी एक रिलेशन ऑन सेट नेचुरल नंबर, डोमेन को डोमेन दोनों सेम रखें। और यहां पर मैंने लिख दिया इसके अंदर जो होंगे इस तरह के पेयर्स होंगे। जो रिलेशन है पेयर का बना होता है, तो मैंने पेयर बना दिए। फर्स्ट कंपोनेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड कंपोनेंट फ्रॉम सेकंड सेट, दैट वी नो, प्रीवियस नॉलेज बताता भी जा रहा हूं साथ साथ में। उसके बाद जो समझते हो आप रिलेशन को थ्योरेटिकली वो इस तरह से कि फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट इन दोनों में ही कोई रिलेशन डिफाइन करके हमेशा दिया जाएगा। कल को ये ट्राइंगल्स हो सकती हैं, लाइंस हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं। तो अभी x और y मेरे नेचुरल नंबर है, और इनमें ये रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको क्लोज कर दी। तो इस तरह से जब हम किसी चीज को, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये मैंने इसको अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो अब ये कह रहा है एक्स और वाई का जो रिलेशन यहां पे बताया जा रहा है कि उनका स्क्वायर सम करके 25 आना चाहिए। इस रिलेशन के हिसाब से आप मुझे पेयर्स बताइए, कौन कौन से पेयर आएंगे, जिसको हम लिखेंगे जब तो उसको रोस्टेड फॉर्म कहा जाएगा। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं रिलेशन इसी को लिख रहा हूं, लेकिन अलग तरीके से, जिसको रोस्टेड फॉर्म कहा जाएगा, पेयर बताने वाला। तो आप मुझे खुद बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 किस किस से आएगा। तो अगर आपको लेटर सपोज डायरेक्ट सोच में नहीं आ रहा, तो इसका तरीका क्या है, यहां से तुम हमेशा y का वैल्यू निकालो। तो मैंने y का वैल्यू निकाली है, यहां से कोई भी इस तरह का इक्वेशन टाइप दिया हुआ है तो y का वैल्यू निकालो। मैं निकाल लिया, अब यहां बाहर आया प्लस माइनस, तो माइनस तो आएगा नहीं क्योंकि y नेचुरल नंबर है।
अगर इंटीजर होता ना ये या फिर रियल नंबर, फिर आपको y नेगेटिव भी लेना। अभी नेचुरल नंबर है तो मैंने नेगेटिव छोड़ दिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब तुमको यहाँ पे x पुट करते जाना है और y की वैल्यू आती जाएगी। x तुम नेचुरल नंबर ही ले सकते हो और जो तुम्हारा y आएगा वो भी आपने नेचुरल नंबर ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पहला नेचुरल नंबर पुट किया 1। तो जैसे मैंने यहाँ 1 पुट किया तो मेरे पास आया 25 माइनस 1। 25 माइनस 1 किया, मेरा 24 आया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 24, उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर में आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ 1 से अपना दूसरा कंपोनेंट नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट भी मुझे नेचुरल नंबर ही चाहिए। तो आपने एक ऐसा नेचुरल नंबर पुट करना है यहाँ पे जिससे स्क्वायर रूट उसका निकल जाए और एक नेचुरल नंबर आंसर आए। तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 25 आता है, तो 25 का 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकता, क्यों? अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 0 तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, क्योंकि मैंने सेट तो नेचुरल नंबर लिए। तो मेरा इनपुट भी नेचुरल नंबर और आउटपुट भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 0 से बात तो बन ही नहीं सकती, वो पुट ही नहीं करना। 1 से बात नहीं बनी, 2 करके देखो, 3 करके देखो, ऐसे करते रहना होता है। तो यहाँ पे 2 से भी बात नहीं बनेगी, 3 से बात बनेगी। 3 का स्क्वायर होगा 9, 25 में से 9 जाएगा 16, तो 4 आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स 3 से 4 आया। क्या आप इस बात को समझ पाए? तो जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस हैं, अगर आपको उनको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव के लिए करना है तो कोशिश करें उनको आप इस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिख लें। उससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वो क्या है। तो अभी फिलहाल एक छोटी सी एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको ये समझा रहा हूं कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। तो 3 से मेरी बात बन गई, तो मेरी बात 4 से भी बन जाएगी। 4 पुट करूंगा 16 आएगा, 25 में से 16 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पेयर हो गया 4 3। आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर मैं 5 पुट करता हूँ तो 0 आ जाएगा, और 5 से आगे करता हूँ तो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एग्जाम्पल में सिर्फ 2 ही पेयर आ रहे हैं इस रिलेशन में, क्योंकि सेट मेरा नेचुरल नंबर है। तो मैंने आपको कहा है कि जो भी आप रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे पूरे चैप्टर में, चाहे वो फंक्शन है चाहे वो रिलेशन है, पहला सेट और दूसरा सेट, यही आपके काम के 2 सेट है जिन पे पूरा आपने क्वेश्चन बनाने। तो अभी मैंने देखा तो मेरे पास 2 ही सेट आ गए। क्लियर हो गया? तो यहां पर इस पिक्चर में, इस बोर्ड पे अभी तक जो आपको दिख रहा है, ये सारी बेसिक नॉलेज है जो क्लास 11th में आप पढ़ के आते हो। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया कि सेट होते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम जो है इसके सबसेट्स बनाते हैं। जो सबसेट्स होते हैं वही रिलेशंस होते हैं। कितने रिलेशंस होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ये उसका फॉर्मूला है। इसके मैंने 64 बना दी। फिर मैंने एक एग्जांपल दी कि अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म में तो उसको रोस्टेड में कैसे बदलना है। पहलों को डोमेन कहा जाता है, दूसरों को रेंज कहा जाता है। रिलेशन के अंदर जो कंपोनेंट्स है, पहले कंपोनेंट डोमेन, दूसरे कंपोनेंट रेंज। वो जो सेकंड सेट होता है वो हमेशा कोडोमेन होता है। इज इट क्लियर? यहां पर एक नोट और लिख लेता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि जो आपका रेंज होता है ये फंक्शन में काम आएगा, ये हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आई होप बेसिक इज सफिशिएंट। अब हम चलते हैं अपने 12th क्लास के टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। जितने भी टाइप्स मैं पढ़ाऊंगा आपने अपनी नोटबुक पे उनको लिख लेने। सबसे पहले यूनिवर्सल रिलेशन। देखो नॉर्मली इसका क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि 1 मार्क्स में ना आ जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, यानी सबसे बड़ा रिलेशन। तो सबसेट की जगह मैं इसको इक्वल बोल रहा हूँ, ए क्रॉस बी। तो जैसे इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो ये जो ए क्रॉस बी है ये भी एक तरह का सबसेट ही है। किसका? ए क्रॉस बी का। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो ए क्रॉस बी है इसी को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिलेशन यहां पे बनाया R1 एंड इट इज फ्रॉम P टू Q। तो ये बोलता है R1 यूनिवर्सल कब होगा? तो R1 यूनिवर्सल तब होगा जब आपका R1 किसके बराबर होगा? P क्रॉस Q के बराबर होगा। ठीक है? तो P क्रॉस Q जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा कोल्ड लग रहा है। तो आई होप यूनिवर्सल रिलेशन आप समझ गए। अब यूनिवर्सल के बाद सेकंड आ गया वाइड रिलेशन।
तो भाई ये दोनों जो रिलेशन हैं ये सबसे बड़े और छोटे, इसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। सॉरी, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी, यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी। यूनिवर्सल सबसे बड़ा और वाइड और एम्प्टी रिलेशन सबसे छोटा। तो भाई एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी जो है पेयर नहीं बनता है, इट इज नल सेट, इट इज नल सेट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम पाई से, जिसमें ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप पेयर बनाने की कोशिश करते हो तो पेयर ही नहीं बन पाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज आपको बोला यार एक रिलेशन है, नेचुरल टू नेचुरल ही ले लेते हैं, एंड इट इज लाइक दिस, कि इसमें पेयर रखे गए हैं और पेयर इस तरह से रखे गए हैं कि हम यहाँ पे चाहते हैं x माइनस वाई, कि x और y को मैं माइनस करूं और वो हमेशा कुछ ऐसा नंबर आए जैसे कि मैंने बोल दिया 1/2 क्लोज। बोला इस पेयर को बनाओ इस रिलेशन के हिसाब से और तुमको लेने हैं नेचुरल नंबर। तो मैंने यहाँ पे पहले पहला नेचुरल नंबर डाला 1, या फिर मैं y की वैल्यू चाहे निकाल लूँ तो मुझे 1/2 आंसर आना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन कौन से पेयर करते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि y की वैल्यू निकाल लिया करो, तो मैंने y का वैल्यू निकाल लिया, 1/2 इधर y इधर। अब इसमें आप कोई नेचुरल नंबर पुट करो, जैसे मैंने 1 पुट किया, तो जैसे ही मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे तो 1/2 मिलेगा, तो जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। अब कोशिश करो कोई नेचुरल नंबर पुट करने से आपको y नेचुरल नंबर ही मिले, क्या ऐसा हो सकता है? तो आपने 1 पुट करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है। जो भी आप पुट करोगे उसमें से हाफ माइनस करके वो फ्रैक्शन ही आएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे नेचुरल नंबर नहीं है जिनका डिफरेंस करके 1/2 आए, क्योंकि नेचुरल नंबर एक तरह से इंटीजर्स ही होते हैं, उनको माइनस करोगे तो 1/2 कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल हमें दी गई है, अगर मैं इसको कोशिश कर रहा था बनाने की तो इसके अंदर कोई भी पेयर नहीं आया, तो इसलिए ये भाई साहब हो गया वाइड रिलेशन, इट इज वाइड रिलेशन, खाली इसके अंदर कोई पेयर नहीं आया। इज इट क्लियर? चलिए नंबर 3, नंबर 3 पे आ गया तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बहुत प्यारा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी रिलेशन होता है जिसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है दूसरा भी वही होना चाहिए और एक्स्ट्रा कोई पेयर नहीं होना चाहिए। अगर 1 1 है और उसके अंदर 1 2 भी आ रहा है तो 1 2 एक आइडेंटिटी पेयर नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस है ना, जैसे इंग्लिश में जो डेफिनेशंस है वो सब आपको बुक्स में मिल जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो इधर मेरे पास एक सेट है A, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। मैंने इस पे एक रिलेशन बनाया रोस्टर फॉर्म में और वो ये है 1 1, इट इज 2 2, इट इज 3 3, इट इज 4 4, इट इज 1 2। ये मैंने एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, देखो A क्रॉस A करूंगा तो 4 4 16 पेयर्स आएंगे। उन 16 पेयर्स में से मैंने कुछ पेयर ले लिए, 5 पेयर्स ले लिए। अब यहां पर मैंने ये पेयर रखा 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। इन सभी पेयर्स को आइडेंटिटी पेयर कहा जाता है। ठीक है, जो पहला है दूसरा भी वही है, जो पहला है दूसरा भी वही है, जो पहला है दूसरा वो, जो पहला है जो दूसरा वही है। ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन को अगर आप समझ रहे हो या बता रहे हो तो आइडेंटिटी पेयर के अलावा कोई दूसरा पेयर नहीं होना चाहिए। जैसे अब ये 1 2 आ गया, ये आइडेंटिटी पेयर नहीं है, इसलिए ये वाला जो रिलेशन है ऑन दिस सेट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में रिस्ट्रिक्शन है कि यू रिक्वायर्ड ओनली आइडेंटिटी पेयर्स, जिसमें पहला और दूसरा सेम होना चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। तो 1 2 नहीं चाहिए था बट आ गया, क्या करें? तो हम बोलेंगे इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, और इसको स्पेशली डिनोट किया जाता है किससे? ऐसे लिखते हैं I और बगल में लिखते हैं R, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इससे डिनोट किया जाता है और ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है।
तो सिर्फ सर फिर क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन, वो इस तरह से हो सकता है। तो आपने कोई रिलेशन डिफाइन किया, मानो ए सेट पे, ए सेट के अंदर 10 एलिमेंट्स है, 1 से 10 नेचुरल नंबर, तो आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 एंड 10 10 क्लोज। तो ये आइडेंटिटी कहलाएगा इस सेट के ऊपर, कौन सा, जिसके अंदर 10 नेचुरल नंबर रखे हुए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस सेट के ऊपर ये रिलेशन मैंने कोई डिफाइन किया है जिसके अंदर सभी वो पेयर्स हैं जो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए चाहिए होते हैं और एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं, तो ये आइडेंटिटी है। इज इट क्लियर? अब मैं थोड़ा मैथमेटिकली इंग्लिश वाली डेफिनेशन लिख ही देता हूं। तो ऐसे लिखा जाता है, अ रिलेशन आई आर इज सेड टू बी व्हाट, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, रिलेशन आई आर ऐसे लिखना है, ऑन सेट ए, रिलेशन आई on set A is said to be identity relation if for all A belongs to, या फिर थोड़ा मैथमेटिकल से पहले इंग्लिश में जाने दो, जल्दी अच्छा समझ आएगा। is said to be identity relation if every element of set A is related to itself only, full stop। ठीक, अब यहां पर क्या लिखा मैंने, ओनली। ये ओनली ये इसलिए लगाया गया है कि रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर, एक्स्ट्रा पेयर आप नहीं ले सकते। तो यहां पर कौन से पेयर लेने हैं, एवरी एलिमेंट, देखो यहां से एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इटसेल्फ के आगे क्या है, ओनली। तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन है। मैथमेटिकली अगर आप देखें तो आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो साइन होता है ये फॉर ऑल का होता है, फॉर ऑल, फॉर एवरी। फॉर ऑल ए माने एलिमेंट जो ए सेट के में, जितने भी एलिमेंट ए सेट के अंदर हैं, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है। ठीक, देयर एग्जिस्ट ए दैट मस्ट बिलोंग्स टू सेट, that must belong to relation। ठीक, that must belong to relation only। ठीक, तो ये आ गया, ये है मैथमेटिकल कि ए सेट के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी अपने साथ रिलेट होने ही चाहिए, ओनली, एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। ऊपर एग्जाम्पल है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये तीन जो मैंने बताया, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, वाइड रिलेशन, नॉर्मली इनका क्वेश्चन नहीं आता है, बट इनका नॉलेज होना चाहिए। असर्शन रीजन या कोई एमसीक्यू में ये आ सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 4 पे रहेगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्सिव ये वर्ड कहां से आया, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब शैडो, इमेज। तो ये आइडेंटिटी जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। इसके अंदर रिफ्लेक्शन वाले पेयर रखने ही हैं, जिनको मैं आइडेंटिटी पेयर बोल रहा हूं, वो सब रखने हैं, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। ठीक, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, इसका डेफिनेशन बनेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ओनली नहीं लगाना यहां, ठीक है? आज कोल्ड हो गया लग रहा है, सॉरी। ए बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारी डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, इसमें ओनली नहीं लगाया।
जो रिफ्लेक्सिव होता है वो हमेशा आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो मैं अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट अस सपोज आपके पास कोई ए सेट है और इसके पास एलिमेंट है 1 2 3। इसके ऊपर आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया इस तरह से, कैसे 1 1 2 2 3 3। अगर यहां तक देखें तो इस वक्त ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। हर एक एलिमेंट अपनी इमेज ले रहा है, अपनी रिफ्लेक्शन ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं 2 3 रख दूं, 3 2 रख दूं, 1 2 रख दूं, तो अब ये इन पेयर्स की वजह से आइडेंटिटी नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी कहता है कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, आइडेंटिटी वाले चाहिए, रिफ्लेक्शन वाले चाहिए। लेकिन ये एक्स्ट्रा आगे हैं, आने दो, आइडेंटिटी वाले इसके अंदर ही हैं, तो इसको अब हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाले पेयर्स तो हैं ही है ना, तो रिफ्लेक्सिव कहता है एक्स्ट्रा भी आ दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे वाले तो है ना पास मेरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इनसे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये जो पेयर यहां इसके अंदर लिखे जाएंगे वो हमेशा जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड हो रखा है, इस सेट पे ये रिलेशन डिफाइंड, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी के पेयर होने चाहिए। कल को मैं यहां 4 5 रख दूं, क्या रख दूं 4 5, तो ये कुछ भी नहीं होगा फिर इस सेट के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर 4 5 है ही नहीं एलिमेंट, तो पेयर कहां से मैं रखूंगा। तो पेयर तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के आने चाहिए ना। जैसे ए है, 3 एलिमेंट रख रहा है, तो अगर मैं इसका इसी के साथ कार्टेशियन करूंगा तो 9 पेयर्स आएंगे, तो उन 9 पेयर्स में से ही मैंने पेयर्स रखे हैं, ये एक्स्ट्रा कोई पेयर नहीं मैं लेके आ गया। इज इट क्लियर? तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को अभी फॉलो कर रहे हैं, ये 3 एक्स्ट्रा भी आ जाए कोई दिक्कत। आई होप इट इज क्लियर। तो ये इसका डेफिनेशन है मैथमेटिकल, ये एग्जाम्पल आ गई। तो ये एग्जाम्पल आप माइंड में फिट कर लो कि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में तो डेफिनेशन आनी चाहिए। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट अपनी इमेज, अपनी रिफ्लेक्शन वहां पे उसकी होनी चाहिए। खत्म कहानी। क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। आज हमारा लेक्चर है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? देखो सिमेट्रिक, आपने मैट्रिक्स चैप्टर भी पढ़ा, उसमें पढ़ा ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो रो है वही कॉलम है और जो कॉलम है वही रो है ना। ऐसा ही इसके अंदर कुछ हो रहा है। तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर कोई भी पेयर रिलेशन में आ गया है तो उसका रिवर्स वही होना चाहिए। समझते हैं? देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन कह रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, कि अगर कोई भी पेयर है रिलेशन में इस टाइप का तो वहां पे एग्जिस्ट कर जाना चाहिए बी ए, देयर मस्ट एग्जिस्ट बी ए, मतलब ए बी है तो बी ए होना चाहिए कहां रिलेशन में, और ए और बी कहां से हैं, दैट ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू सेट ए जिस पे रिलेशन डिफाइंड हुआ होगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन। सर एग्जाम्पल देते हैं आपको, सुनिए एग्जाम्पल, सुनिए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेट है ए, मैंने यहां लिखा 1 2 3 4 एंड 5, इस पे मैंने रिलेशन डिफाइन किया आर, इट इज फ्रॉम ए टू ए एंड इट इज लाइक 1 2 2 3 2 1 4 5 5 4। तो ये एक रिलेशन है। तो मैं आपको अगर पूछूं इस टाइम पे ये रिलेशन क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आप फटाक से बोलेंगे सर नो इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाई? बिकॉज आइडेंटिटी रिलेशन कहता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होने चाहिए थे, नहीं है, आइडेंटिटी फेल। फिर मैं आपको बोलूं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, रिफ्लेक्शन वाले जो आइडेंटिटी वाले पेयर है वो ही नहीं है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब मैं अगर आपको बोलूं क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्री में आपको देखना क्या होता है, जो भी पेयर है उसका रिवर्स वही होना चाहिए। सबसे पहले 1 2 देखो, 1 2 का रिवर्स क्या है 2 1, वहां है, ओके बात बन गई। लेकिन ये सिर्फ एक पेयर के लिए नहीं होता, इट इज फॉर ऑल पेयर्स। जैसे 4 5 है, इसका रिवर्स होगा 5 4 है, बात बन गई।
लेकिन इस पेयर को देखो 2 3, तो इसका रिवर्स क्या है 3 2, क्या 3 2 है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं रहा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। रीजन एज 2 3 belongs to relation but 3 2 does not belong to relation, that's all, सिंपल। ठीक है, वो कब नहीं होता वो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो नहीं है तो आपको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना होता है, तो एग्जाम्पल दे के ही आगे बढ़ना होता है जब वो कोई चीज नहीं होती। जब वो है तो उसको प्रूव करना होता है, दैट विल डू इन क्वेश्चंस। तो आई होप द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट? ट्रांजिटिव रिलेशन, बहुत प्यारा है। क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कहां से आया सर? आसमान से आया आसमान से। ट्रांजिटिव जो वर्ड है, ट्रांजैक्शन वर्ड इसमें यूज हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, इसके अंदर किसी तरह की ट्रांजैक्शन हो रही है। सर क्या ट्रांजैक्शन हो रही है बताते हैं अभी, पहले इसका बेसिक डेफिनेशन अंडरस्टैंड करें। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ए बी है और बी सी है, इस तरह से दो पेयर रिलेशन में आ गए। ये कैसे पेयर है, किस तरह के पेयर हैं? ये ऐसे पेयर है इसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है। सर वो क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? देखो ना, ये है ए बी, मतलब ए बी पेयर है, तो जो दूसरा वाला पेयर है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, ये बी पे एंड हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या ए से बी गए, बी से सी गए, इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे तीसरा जो पेयर है ए सी वो होना चाहिए। तो अगर ए बी बी सी है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट व्हाट? ए सी, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए सी इन द रिलेशन। और ए बी सी कहां से आए? ऑफ कोर्स ये उस सेट के एलिमेंट्स हैं जिस पे रिलेशन डिफाइन किया होगा। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके डियर, लेकिन इसमें बहुत एक नोट है जो कंफ्यूज करता है बच्चों को, वो नोट आप लिख लें। कई बार क्या होता है, ऐसे पेयर होते ही नहीं रिलेशन के अंदर ट्रांजैक्शन वाले, यानी ए बी बी सी एग्जिस्ट ही नहीं करे। इफ ए बी बी सी यानी जिन पेयर्स में ट्रांजैक्शन हो रही है, ऐसा कोई पेयर है ही नहीं है उस रिलेशन में। अब एग्जांपल भी देता हूं, पहले समझे। ए बी बी सी ये दोनों पेयर इस तरह के रिलेशन में है ही नहीं है, तो उस टाइम पे हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव ही कहते हैं, इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सिंपल सी बात है यार, लेट अस सपोज दो टीम्स के बीच में मैच है, फाइनल मैच है। अब मैच होगा तभी विनर घोषित होगा, मैच होगा तभी विनर घोषित होगा, लेकिन बिना मैच हुए भी विनर घोषित हो जाता है। वो कैसे? लेट अस सपोज दोनों टीम्स का मैच और एक टीम पहुंची नहीं। दोनों टीम का मैच होगा तभी तो विनर होगा, तो एक टीम पहुंची नहीं, अब जो टीम पहुंच गई तो उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो यहां पर भी ये कह रहा है ऐसे पेयर हैं तो मैं इसको ढूंढूंगा, एसी को मिला तो ट्रांजिटिव बोल दूंगा, लेकिन अगर मुझे ऐसे पेयर दिए ही नहीं है तो मैं किसे ढूंढूंगा? मैं तब भी उसको ट्रांजिटिव ही कहूंगा। तो अगर ए बी बी सी तरह के पेयर रिलेशन में है ही नहीं है तब भी उसको ट्रांजिटिव ही कहना है। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो मेरे बच्चे, मैंने यहां पे एक सेट लिया है 1 2 3 4 और इसके ऊपर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं ऑन सेट ए। इट इज लाइक 1 2 3 2 एंड क्लोज। अब मुझे बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? चलो स्टार्टिंग से करते हैं। क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन है? नो, क्योंकि उसके अंदर कितने होने चाहिए थे? 4 4 4 16 पेयर्स होने चाहिए थे यूनिवर्सल के लिए, तो है नहीं। आइडेंटिटी है? नहीं है। वाइड है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। सिमेट्रिक है? नहीं है। ट्रांजिटिव है? बताओ। तो यहां पर है 1 2 3 2। अब ये देखो ट्रांजैक्शन वाले पेयर हैं, मतलब 1 2 ये 2 से एंड हुआ, तो 2 से स्टार्ट वाला है कोई? नहीं।
3 2 से स्टार्ट वाला नहीं, तो जिस पे एंड हो रहे हैं वहां से कोई स्टार्ट हो रहा है पेयर, फर्स्ट कंपोनेंट है ऐसा कोई नहीं है, तो यहां पे ट्रांजैक्शन वाले पेयर ही नहीं है, तो हम इसको ट्रांजिटिव ही कहेंगे, इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बाकी एग्जाम्पल समझा दिया भाई, मैच तुम जीत जाओगे अगर दूसरी टीम नहीं पहुंची। एक एग्जाम्पल इसी सेट पे और लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड रिलेशन में ले रहा हूं R1 या R2, सेकंड में रिलेशन ले रहा हूं लाइक 1 2 3 2 2 4 एंड लेट इट बी 1 4। तो आपको इसको ट्रांजिटिव कैसे देखना होता है जल्दी से मेरे बच्चे, आई सजेस्ट कि आप जितने भी पेयर हैं इनको वर्टिकली लिख लिया करो, जैसे 1 2 3 2 2 4 फिर 1 4। ठीक है, ज्यादा पेयर कभी भी नहीं होंगे, कम ही होंगे, तो इसमें 4 रखे मैंने, 1 2 3 4। 1 2 2 पे एंड हुआ। अब देखो कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है, कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे यहां पे 2 पे सिर्फ एक स्टार्ट हो रहा है, उसके सामने इसको लिख दिया करो, लिख दिया। तो 1 2 2 4, तो आपने देखना है क्या 1 4 है, क्या 1 4 है, आपने ये देखना है बस, क्या 1 4 है, बिल्कुल है, तो भाई ये रिलेशन को बिलोंग कर गया। तो अभी तक इन्होंने ट्रांजिटिव बोला है। फिर दूसरा पेयर देखो 3 2, 2 पे एंड हो रहा है, क्या कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे देखना होता है 2 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो आपने इसको लिखा 2 4। अब जैसे 2 4 लिखा तो आपने यहां पे पेयर ढूंढना है 3 4, तो क्या 3 4 रिलेशन में है, नहीं है, तो ट्रांजिटिविटी यही फेल हो गई है। तो ट्रांजिटिव को चेक करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आई सजेस्ट यहां जितने भी पेयर्स हैं उनको पहले सब वर्टिकली लिखो, फिर एक एक पेयर को चेक करो। 1 2 है, 2 4 देखा, 1 4 है रिलेशन ट्रांजिटिव, 3 2 2 4 3 4 है, नहीं है, खत्म हो गई। है तो स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है, अगर नहीं है तब भी क्लियर हो जाएगा। तो सभी पेयर बड़े आराम से विद इन 1 मिनट आप चेक कर पाएंगे, विद इन 1, मैंने तो ये 5 सेकंड में चेक कर लिए। तो 1 मिनट के अंदर आप जितने 10 ही पेयर हैं तब भी उनको चेक कर सकते हो, ठीक। तो मैं सभी पेयर को चेक करके बता देता हूं। एक तो वैसे ट्रांजिटिविटी फेल हो चुकी है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। एक्चुअली ट्रांजेक्शन वाला पेयर जब भी मिल गया ना, तो उसका तीसरा वाला पेयर होना ही चाहिए। अगर वो है ही नहीं ट्रांजैक्शन, तो फिर ढूंढना ही किसी को, किसको ढूंढना। जैसे 2 4 है, अब 2 4 है, 4 से ये एंड हुआ, 4 से स्टार्ट हो रहा है कोई, कोई भी नहीं हो रहा, तो इसमें ट्रांजैक्शन हो ही नहीं। 1 4 है, 4 से एंड हुआ, 4 से स्टार्ट हो रहा है कोई, नहीं हो रहा, तो बस इसकी वजह से ट्रांजिटिविटी फेल हुई है। अगर इसमें 3 4 में रख देता हूं, 3 4 में रख देता हूं, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके डियर, दैट्स ऑल। तो ये था हमारा बेसिक डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ ट्रांजिटिव रिलेशन को समझना। तो कितने हो गए बच्चे ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हो गए 4 5 और ये 6। अब आ गया 7th नंबर पर, लास्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज दैट? बोलो। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बड़ा मस्त और प्यारा है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो सब कुछ हो, कौन कौन, रिफ्लेक्सिव हो, ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक, और तीसरा ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन जो तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, कौन कौन सी, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कहेंगे। तो इक्विवेलेंस के लिए स्पेसिफिक कुछ चेक नहीं करना, इन तीनों को ही चेक करना होता है। तो ये है नंबर कितने पे, 7 पे, हाँ, दैट्स ऑल। तो अगर ये 7 रिलेशन के नोट्स आप बना लेते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी जो हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एग्जाम्पल मैंने समझाया है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फंक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं। जब आप क्लास 11th में थे तो फंक्शंस आपने बहुत सारे पढ़े। एक फंक्शन की टाइप्स हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन,
स्मॉलेस्ट रीजन फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, वो अलग कैटेगरी है टाइप्स की। यहाँ पे जो आपने फंक्शंस पढ़ने हैं वो उनकी जो बेसिक डेफिनेशन है, उसकी वजह में जो एरो डायग्राम्स अलग अलग तरह से हम दिखा रहे हैं, उसके बेसिस पे, उसके पेयर किस तरह से कनेक्टेड है, उसके बेसिस पे हमने रिलेशन की टाइप्स को पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन की वो आपको आनी चाहिए। तो बेसिक डेफिनेशन जो फंक्शन की वो इस तरह से है, ये एक्चुअली रिलेशन ही होता है। ठीक है, जो रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया ये रिलेशन ही होता है, उसमें कंडीशन लगा दी जाती है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये एक स्पेशल टाइप है रिलेशन की, जिसमें क्या हो रहा है, इन विच एवरी एलिमेंट, इन विच एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट किसका, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज व्हाट, यूनिकली, यूनिकली रिलेटेड टू द एलिमेंट्स, सभी या कुछ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। ये है बेसिक डेफिनेशन। अब मैं जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं उन पे ध्यान दें। सबसे पहले ये एवरी एलिमेंट और दूसरा है यूनिकली। ये वो दो कंडीशन है जो किसी रिलेशन पे लगा दी जाएंगी तो वो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब ये एवरी और यूनिकली को हम एरो डायग्राम से समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ये तुम्हारा फर्स्ट सेट, ये तुम्हारा सेकंड सेट। अब फर्स्ट सेट कोई भी है, चाहे वो नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, होल नंबर है, या कुछ फाइनाइट सेट्स है, फाइनाइट एलिमेंट्स है इसके अंदर, वो सभी एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए। तो इसलिए यहां पर क्या यूज किया गया है, एवरी एलिमेंट। ठीक, जो सिंपल रिलेशन होते हैं ना, जो फंक्शन नहीं होते, उसमें कुछ एलिमेंट डोमेन में आते हैं, लेकिन जो फंक्शन होता है उसमें पहला जो सेट होता है वो पूरा डोमेन होता है, पहला सेट पूरा डोमेन होता है, क्योंकि सारे एलिमेंट को रिलेट करना है। जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5। ये 5 के 5 एलिमेंट्स पेयर बना रहे होने चाहिए, पेयर बना रहे होने चाहिए, रिलेट कर रहे होने चाहिए। अब रिलेट का मतलब रिलेशन में आने चाहिए, और वो मतलब पेयर बना रहे होने चाहिए, सिंपल वर्ड्स में। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं, लेट अस सपोज 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, तो मैं एरो डायग्राम बना रहा हूं। अब एरो डायग्राम में मैं इस तरह से कुछ खींचता हूं एरो, जैसे 1 को 6 के साथ किया, तो इसका मीनिंग तो आपको पता चल गया कि 1 जो है वो 6 के साथ रिलेट कर रहा है, यानी मेरा जो पेयर है, मेरा जो पेयर है, ठीक है, ए टू बी, ये रिलेशन है अभी फिलहाल, तो मैं लिख रहा हूं 1 6, तो ये पेयर बन गया। अब यहां पर मैंने 2 को भी 6 के साथ जोड़ दिया, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहां पर मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया 2 9, क्या ऐसा हो सकता है, ये समझना है मेरे प्यारे बच्चे। एवरी का मतलब मैंने आपको समझाया कि सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए, तो अभी मैं 2 ही कर रहा हूं, बाकी भी करने मैंने, लेकिन यहां पर यूनिकली का मीनिंग भी समझे। हर एक एलिमेंट यूनिकली रिलेट होना चाहिए, यानी उसकी जो इधर इमेजेस होती हैं वो यूनिक इमेज होनी चाहिए, उसकी अपनी इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर 2 की कितनी इमेजेस आ रही हैं, यानी 2 किन किन के साथ रिलेट कर रहे हैं, 6 के साथ भी और 9 के साथ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे यहां पे चिल्ड्रन है, कौन है, चिल्ड्रन, और यहां पर उनकी मदर्स है, कौन है, मदर्स, माताएं। यहां बच्चे हैं, यहां पे उनकी माताएं। अब बच्चे हैं x1 x2 x3, यहां है y1 y2 y3। अगर मैं x1 को y1 के साथ जोड़ता हूं, फिर x1 को मैं x3 के साथ भी जोड़ता हूं, तो यहां पर एक सेंस निकल के आ रही है कि जो x1 है उसकी 2 माताएं हैं, y1 और y3। तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हाँ, इमेजिनरी मदर हो सकती है, लाइक कृष्ण भगवान जी बेस्ट एग्जांपल, उनकी 2 माताएं थी जिन्होंने जन्म दिया 1, और जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया 2। लेकिन हम यहां पर रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ते हैं, कौन से, रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी इमेजिनरी में नहीं जाना है, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जाना है, रियल नंबर्स की बात करनी, तो रियलिटी की बात करनी। तो रियलिटी में हर बच्चे की अपनी यूनिक मदर है, हर बच्चे की अपनी यूनिक मदर है, इसलिए यहां से मैं 2 एरो नहीं निकाल सकता, तो ये फंक्शन नहीं होगा इस एरो डायग्राम के हिसाब से।
ठीक है, इज नॉट फंक्शन, इज नॉट फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि जो x1 है वो यूनिकली रिलेट नहीं कर रहा है। आई होप समझ गए। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, जो 2 है वो 9 के साथ भी रिलेट कर रहा है और 6 के साथ भी रिलेट कर रहा है, तो 2 है वो यूनिकली रिलेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए भाई साहब ये वाला एरो मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला एरो मुझे हटाना पड़ेगा, दैट्स ऑल। तो भाई रिलेशन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन जिस बच्चे को क्लियर हो गई ना, टाइप्स तो उसको मस्त तरीके से समझ में आएंगी। तो अब देखिए यहां पर, यहां से जा सकते हैं, यहां से जा सकते हैं, चाहे एक पे चल जाओ सारे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 5 बचा, मानो उसको मैं 10 पे ले आता हूं। तो अभी जो एरो डायग्राम आपको दिख रहा है ये इस बेसिक डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। क्यों? एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, और कैसे रिलेट कर रहा है? यूनिकली रिलेट कर रहा है। अब यूनिकली का मतलब है हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज होनी चाहिए एक। अब 1 की कितनी इमेज है सर? एक ही है 6। 2 की कितनी इमेज है सर? एक ही है 6। हाँ, इन दोनों की सेम हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी दो नहीं होनी चाहिए। तो 1 की अपनी एक है, इसकी अपनी एक है, इसकी भी अपनी एक है, इसकी भी अपनी एक है, 5 की अपनी एक है। तो हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी एक इमेज है। क्लियर हो गया? और यहां पे सेकंड सेट में जो 7 8 9 फ्री बैठे हुए हैं, ये ऐसा हो सकता है। सेकंड सेट में हमें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट सेट को आपने देखना है, फंक्शन की डेफिनेशन को। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज यूनिकली रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। फर्स्ट सेट को डोमेन कहते हैं, सेकंड सेट को कोड डोमेन कहते हैं, और जो एलिमेंट रिलेट करते हैं उनको रेंज कहते हैं। तो मैं रेंज यहां पे लिख देता हूं। तो रेंज में दो ही आए, एक 6 और 10, बाकी ये पूरा कोड डोमेन है, ये पूरा डोमेन है। इज इट क्लियर? जब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाती है किसकी? फंक्शन की, फिर उसके टाइप ऐसे समझ में आएंगे, ऐसे ऐसे चुटकी बजा के। अब देखिए टाइप्स करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम करेंगे 1 1 फंक्शन, 1 to 1, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। समटाइम वी कॉल इट ओनली इंजेक्शन, इंजेक्शन लगेगा आपको अभी, ठीक है। तो इंजेक्टिव फंक्शन में सेम डेफिनेशन चलता है, जो फंक्शन का डेफिनेशन है यूनिकली की जगह डिफरेंटली करना है। मतलब यहां पे अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो यहां पर इन सब की इमेज सेम इमेज आ गई। तो जब हम 1 1 पढ़ रहे हैं तो सेम नहीं, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिखो, यूनिकली की जगह डिफरेंट वर्ड यूज करना आपको, ठीक। तो हम एरो डायग्राम से समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने लिखा 1 2 3, यहां पे लिखा 4 5 6। तो 1 इसके साथ रिलेट कर रहा है, 2 इसके साथ रिलेट कर रहा है, 3 इसके साथ रिलेट कर रहा है। तो इस वक्त ये फंक्शन f से हम डिनोट करते हैं, मानो ये a सेट है, ये b सेट है, तो f फ्रॉम a टू b इज 1 1। ये 1 1 है। क्यों 1 1 है? एज एवरी एलिमेंट। क्यों 1 1 है? यहां डेफिनेशन लिखता हूं, एज एवरी एलिमेंट। एवरी तो होगा ही होगा, एवरी के बिना बात ही नहीं बनेगी। एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज व्हाट? डिफरेंट इमेज। एज व्हाट? डिफरेंट इमेज, डिफरेंट इमेज इन सेकंड सेट। सेकंड सेट में उनकी डिफरेंट इमेज है, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर और एग्जांपल लेंगे, अभी और एग्जांपल लेंगे, आपको समझाएंगे। देखिए यहां पर, यहां लिया मैंने 1 2 3 4, यहां लिया 5 6 7। अब समझो, ये ए सेट, ये बी सेट, मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो अभी यहां पर हम देखें तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं, ठीक है। इन तीन एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है। अब मेरे पास ये फोर्थ वाला बच गया, इसको किसके साथ रिलेट करो? रिलेट तो करना ही है, यहां इसको कोई फ्री हम छोड़ नहीं सकते। अब जब मैं इसको 4 को 7 के साथ रिलेट करता हूं, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं? क्या ये 1 1 रहा? नो, क्योंकि 3 और 4 की सेम इमेज हो गई। अब मजबूरी में इसको कनेक्ट तो करना ही पड़ा ना, फंक्शन की डेफिनेशन तो पहले फॉलो करवा दी। तो यहां पर 3 4 की सेम इमेज हो गई, तो ये 1 1 नहीं रहा, ये मैनी 1 हो गया, ठीक। अब यहां पे हमें एक चीज ये समझ में आती है कि अगर किसी फंक्शन को 1 1 रहना है, तो जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ए सेट के बराबर या उसमें ज्यादा होने चाहिए। अगर ए सेट में एलिमेंट्स ज्यादा हैं और बी में कम है, तो वो 1 1 कभी भी नहीं होगा, जैसे इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है। बी में कम एलिमेंट है, ए में ज्यादा एलिमेंट है,
तो ये 1 1 कभी भी नहीं हो पाएगा। ऐसा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसकी कंडीशंस, इसके नोट्स मैं अलग से आपको दे दूंगा, अभी फिलहाल इसको समझे, ठीक है। तो फिलहाल ये 1 1 नहीं है, इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? बाकी इनके क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो सारे रूल्स मैं बताऊंगा। आज आपको डेफिनेशन सिखा रहा हूं मैं सारी। आई होप इट इज क्लियर, आप समझ गए 1 1 को। चलिए, तो जब आप 1 1 फंक्शन को देख रहे हैं तो ध्यान रखें, आपको पहले सेट पे फोकस करना है। क्या बोला मैंने? जब आप 1 1 फंक्शन को समझ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो आपका फोकस फर्स्ट सेट पे होना चाहिए। क्यों? 1 1 का डेफिनेशन है हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज व्हाट? डिफरेंट इमेज इन सेकंड सेट। तो भाई साहब हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, तो पहले सेट पे ध्यान रखना आपको 1 1 के लिए। तो अब सेकंड आ गया मैनी वन, तो जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो हमेशा मैनी वन है। यहां पे लिख देता हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मैनी वन है, ठीक। अ फंक्शन which is not 1 1, which is not 1 1 comma, it is always many one। अब मैनी वन का क्या मतलब हो गया? मैनी वन, दो या दो से ज्यादा एक ही इमेज ले रहे होते हैं, दो या दो से ज्यादा की सेम इमेज होती है, जैसा इसमें दिख रहा है। ये देखो, दो सेम इमेज, तो हो गया मैनी वन, दो एक पे जा रहे, तो ये मैनी वन फंक्शन है। इट इज नॉट 1 1, इट इज मैनी वन फंक्शन। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सरजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, सरजेक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। अब ये क्या होता है? बहुत प्यारा, ये भी इसमें सेकंड सेट पे ध्यान देना आपने, कोड मेन पे ध्यान देना, ये कोड मेन से रिलेटेड है। इसका जो बेसिक डेफिनेशन ये है, जब कभी भी किसी भी फंक्शन का जो रेंज है वो अपने ही कोड मेन के बराबर हो जाए, उस टाइम पे ये ऑन टू होता है। अगर आपको रेंज निकालना आता है तो बहुत बढ़िया, आप फटाक से उसको ऑन टू बता पाओगे। नहीं आता तो तरीका फिर भी सिखाएंगे हम, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है कि जब रेंज कोड मेन के बराबर हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। इसका डेफिनेशन आएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, मैंने कोड मेन की बात हो रही है, सेकंड सेट कोड मेन को कहा जाता है, ठीक। सेकंड सेट किसे कहा जाता है? कोड मेन। तो क्या बोला मैंने? एवरी एलिमेंट ऑफ व्हाट? सेकंड सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट मस्ट हैव व्हाट? प्री इमेज इन फर्स्ट सेट, ठीक है। फर्स्ट सेट डोमेन को कहा जाता है। तो कोई भी एलिमेंट सेकंड सेट का प्री नहीं रहना चाहिए, सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का प्री इमेज होना चाहिए। एग्जांपल, लेट अस सपोज मेरे पास यहां पर एक ए सेट है, ये बी सेट है, 1 2 3, यहां आ गया 4 5 6, ठीक। तो इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, इसको इसके साथ रिलेट कर दिया। इस टाइम पे इस फंक्शन को हम देखें तो ये मैनी वन फंक्शन है, और ऑनटू के हिसाब से अगर मैं सोचूं या देखूं क्या ये ऑनटू है, तो ऑनटू के लिए मैंने बोला सेकंड सेट पे आपको ध्यान देना। तो सेकंड सेट को जब मैंने देखा, अरे 6 फ्री बैठा हुआ है, तो 6 की कोई भी प्री इमेज यहां पे नहीं आ रही है, तो इस टाइम पे ये ऑनटू नहीं है। सभी पेयर, सभी एलिमेंट सेकंड सेट के कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहां पर हम बोलेंगे इट इज नॉट ऑनटू, ये ऑनटू नहीं है, ठीक है। और जो ऑनटू नहीं होता वो इनटू होता है, इट इज इनटू। जो ऑनटू नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज 6 हैज नो प्री इमेज इन फर्स्ट सेट। आई होप आपको इमेज या प्री इमेज का पता है। सेकंड सेट में इमेजेस होती हैं इनकी, और फर्स्ट सेट में प्री इमेजेस होती हैं इनकी। दैट्स ऑल। समझ आ गया ऑनटू का डेफिनेशन? जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पे मैं रेंज ही निकाल रहा होऊंगा, तो इसलिए रेंज निकालना आप जरूर सीख लें। अगर आपको रेंज निकालना नहीं आता
तो क्लास 11th के लिए मैंने रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने रेंज कैसे निकालते हैं उसके रूल्स बताए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर रखे हैं। तो आप उस वीडियो को एक बार देख के उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पे मिलने वाले हैं। तो रेंज हम कैसे निकालते हैं आप उस वीडियो से सीख सकते हो। तो यहां पे रेंज कोडोमेन के बराबर हमको करना होता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑनटू फंक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया बाइजेक्टिव, लास्ट बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन? जिसे हम बाइजेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम बाइजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्या होगा वो? जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो तीनों होने चाहिए। ऐसे बाइजेक्शन क्या होता है? जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। वो फंक्शन जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। दैट्स ऑल। तो मेनली आपको फंक्शन चैप्टर में, फंक्शन वाले टॉपिक्स में 1-1 और ऑन टू की प्रैक्टिस करनी। अगर वो 1-1 हुआ तो मैनी 1 नहीं होगा, अगर वो ऑन टू हुआ तो वो इनटू नहीं होगा। दैट्स ऑल। तो 4 वहां कवर हो गए, 5वां बाइजेक्टिव आ गया। बाइजेक्टिव के लिए 1-1 ऑन टू ही चेक करना। तो 1-1 ऑन टू के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो इसके साथ ही इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे मैंने आपको सिखा दिए। अगर कोई रह गया है या कुछ और भी मैंने आपको बताना है, तो जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मैं उस टाइम पे सभी आपको नोट्स, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाता रहूंगा। ठीक, तो मेरे बच्चे आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।